गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे पाठ डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने जो कि एन फ्रैंक द्वारा रचित है। वह एक लेखिका थी, डायरी लेखिका थी। इसमें डायरी के पन्ने पाठ को उसके पिता ओटो फ्रैंक ने 1952 में प्रकाशित करवाया था और 1947 में इसे छपवाया था। ये जो पाठ है ये सिर्फ एक परिवार की गाथा नहीं है, अपितु 60 लाख लोगों की कहानी है। युद्ध की विभीषिका जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, किस प्रकार से 60 लाख यहूदियों ने इसमें अपनी जानें गंवाई थी। हिटलर की तानाशाही की वजह से, उसकी क्रूरता, उसकी नृशंसता की वजह से इस प्रकार से यहूदियों पर जुल्म ढाए गए थे। तो उन्हीं 60 लाख यहूदियों की जुल्मों की यह दास्तान है जिसको एन फ्रैंक ने बयां किया है। वह स्वयं भोक्ता थी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस डायरी के पन्ने को एक इतिहासकार की नज़र से नहीं देख सकते हैं, बल्कि एक भोक्ता की नज़र से देखते, इसने स्वयं भोगा है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो एन फ्रैंक है, जो लेखिका है, किस प्रकार से अपनी मन की संवेदनाओं को डायरी रूप में व्यक्त करती है। किट्टी नामक छोटी गुड़िया को संबोधित करते हुए वो अपने बातें बयां की है। वो किट्टी नामक गुड़िया उसको किसी ने उपहार स्वरूप अच्छे दिनों में दी थी। तो अज्ञातवास के दौरान जिन दो परिवारों को रहना पड़ा, उन परिवारों के चित्र आपके सामने हैं। एक एन फ्रैंक का परिवार है, देख सकते हैं, मिस्टर एन, मिसेज एन। लेफ्ट साइड एन फ्रैंक की फ़ोटो है, उसकी बड़ी बहन 16 वर्षीय मार्गरेट फ्रैंक है। दूसरी तरफ अज्ञातवास के दौरान जो दूसरा परिवार था, वान दंपत्ति का और उनका बेटा पीटर। इन दोनों को एक साथ में रहना पड़ा। अज्ञातवास में छुपने की जगह उन्होंने अपने ही कार्यालय को ही बनाया और वहीं पर वो लोग ठहरे रहे। तो अगला खत जो किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक लिखती है शुक्रवार 10 जुलाई को। इस पत्र में वो बताती है कि वो यहाँ छुपने की जगह के बारे में बताती है कि किस प्रकार से वहाँ पर हमें रहना पड़ता है, क्या क्या वहाँ पर उपलब्धता है, क्या नहीं है। तो लिखती है कि मैं अपने पत्रों से बताना चाहती हूँ कि हम कहाँ आ गए हैं। पहले मैं अभी तक की अपनी बात बताना चाहती हूँ कि मिएफ हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर एनेक्सी में ले आई है। मार्गरेट, उसकी बड़ी बहन मार्गरेट वहाँ पहले से ही मौजूद थी। हमारी बैठक और दूसरे कपड़े सामान से ठुसे पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से हटा पड़ा था। पापा और मैं सफाई पर लगे। माँ व मार्गरेट बेहाल होकर बिना चादरों वाली गद्दी पर ही सो गए। हम सारे दिन काम में लगे रहे, थक कर हम सो गए। खाना किसी ने नहीं खाया। इसके पहले हमने देखा था किस प्रकार से नाजियों का बुलावा आता है। नाजियों लोगों का आदेश था कि जिसका भी बुलावा आएगा उनको यातना शिविर में, कैंप में हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो जब बुलावा आता है एएसएस का, तो पूरा परिवार सहम जाता है, डर जाता है और कहीं छुपने की जगह तलाशने लगते हैं। तो जहाँ पे कार्यस्थल था, तो छोटी सी जगह थी, वहीं पर वो छुपने का प्रयास करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि वहाँ पे जब सब लोग पहुँचते हैं तो थके हुए होते हैं। वहीं पे सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद वो थककर दोनों बहनें सो जाती हैं। मंगलवार की प्रातः लेखिका लिखती है कि अगले दिन मंगलवार की प्रातः हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम पूरे करने प्रारंभ किए। बेप और मिएप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श साफ किया। बुधवार तक मैं बहुत व्यस्त रही। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद फुर्सत मिली है कि तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा। वो बड़ी असमंजस की स्थिति में है। वो उस एकांतवास में अपनी मनोव्यथा को बयां करती है कि जो ये इस प्रकार के जो दिन आए हैं, बहुत बुरे दिन आए हैं। हम लोगों को बहुत छुप के रहना पड़ता है। ब्लैकआउट वाले पर्दे लगाए गए हैं। हम लोग शॉपिंग नहीं कर सकते, बाहर जा नहीं सकते हैं। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो सकती। जो कुछ है उपलब्ध
उसी से हमें काम चलाना पड़ता है। इस प्रकार से बहुत ही ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई इस अज्ञातवास में। आगे वो लिखती है कि अगला खत है शनिवार 28 नवंबर 1942 को। लिखती है, मेरी प्यारी किट्टी, इन दिनों हम अपने राशन से ज़्यादा बिजली पर खर्च कर चुके हैं। नतीजन किफ़ायत बरतनी होगी, अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तब हम पढ़ नहीं सकते, अतः तरह तरह के हरकतों के द्वारा समय बिताते हैं। दिन में तो घर के पर्दे 1 इंच भी नहीं हटते, अंधेरा होने पर ही पर्दे हटा सकते हैं। उस दौरान वो कहती है कि जब अंधेरा हो जाता है तो हम आसपास के घरों में ताका झाकी करते हैं। बालमन है, वो ऊब चुकी है, आसपास के परिवेश को जानना चाहती है, आसमान को निहारना चाहती है और सब दुनिया में क्या हो रहा है वो जानना चाहती है। तो उस दम घोटू वातावरण में अपने आप को किसी प्रकार से वो समेटे हुए है। आगे लिखती है कि मैं मिस्टर डसेल के साथ एक कमरे में रहती हूँ, अतः मैं बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर मिस्टर डसेल की बातों पर ध्यान नहीं देती। जो मिस्टर डसेल है उसको कहती है कि वो बहुत ही पुराने ज़माने की बातें करता रहता है, चुगलखोर भी है। वो मेरी बातों की खबर मम्मी को कर देता है, मम्मी मुझे डांटती हैं, उपदेश सुनना पड़ता है। किंतु मिसेज वान तान 5 मिनट बाद मुझे बुला लेती हैं अपने पास। इस प्रकार से मैं मम्मी के उपदेश, जब कभी मिस्टर डसेल शिकायत करता है मेरी मम्मी से तो मम्मी मुझे डांटने का प्रयास करती हैं, तो मिसेज वान तान मुझे अपने पास बुला लेती हैं। इस प्रकार से मैं डांट सुनने से बच जाती हूँ। फिर वो कहती है, किट्टी मैं तुझको यह बताना चाहती हूँ कि परिवार वाले सारा दिन आप में मीन मेघ निकालते रहें, दुत्कारते रहें, फटकारते रहें और तो उसे सहन करना कठिन हो जाता है। तो वो कहती है कि कोई हमेशा शिकायत ही करता रहे, कमियां ही निकालता रहे, तो ये बहुत अच्छा नहीं रहता है। वो सराहना चाहती है, प्रशंसा चाहती है, वो सोचती है कि उसकी बात को कोई समझता नहीं है, सुनता नहीं है। वो कभी कभी केस सज्जा करती है, कभी बदल बदल के कपड़े पहनती है, तो लोग उसकी कहते हैं कि तुम किसी एक्ट्रेस की नकल कर रही हो। तो कोई भी प्रशंसा नहीं मिलती है, सिर्फ शिकायतें ही सुनने को मिलती हैं। तो ऊब जाती है और अपनी उस बात को किट्टी को कहती है। वो उससे ये भी कहती है कि तुम शायद मेरी बातों में उलझ गई होगी और इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आगे वो लिखती है, अगला खत है 19 मार्च 1943 का। ये जो भी पत्र हैं ये 2 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 इन दो सालों के दरमियान लिखे गए पत्र हैं। तो पत्रों के कुछ अंशों को हमने शामिल किया है। तो लिखती है कि हम प्रसन्न थे कि ये समाचार सुनकर कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में आ गया, किंतु बुरी खबर यह है कि 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। 500 गिल्डर नोट भी अगले हफ्ते तक बेकार हो जाएंगे। इन नोटों को बदलवाने के लिए यह सबूत देना होगा कि यह नोट आपके पास कैसे आए। ब्लैक मार्केट धंधा करने वाले व भूमिगत लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट है। दोनों ही अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। गेज एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर के जो नोट थे वे आगामी वर्षों तक कर अदायगी में निपटा दिए गए। तो बताती है कि जो टर्की है वो इंग्लैंड के पक्ष में आ गया है और बुरी खबर ये है कि जो नोट थे 1000 गिल्डर के, जो करेंसी थी जर्मनी की, तो वो उसे अवैध घोषित किया गया। अगर किसी के पास मिलेगा बड़ी मात्रा में तो उसको कारण बताना पड़ेगा, सबूत देना होगा। तो इस प्रकार से जो छुपे हुए लोग थे, अंडरग्राउंड लोग थे, उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी इन नोटों के चलन के बाहर हो जाने से। तो और ये भी कहती है कि जो गियर्ड एंड कंपनी है उसने जो नोट, उसके पास जो नोट थे उसने कर अदायगी में जमा कर दिए हैं। अतः अभी तो खैर है। मिस्टर डसेल पर पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन है, जल्दी मैं उसके दांतों का चेकअप करा लूँगी। घर के कायदे कानून के पालन में मिस्टर डसेल आलसी है। वो कहती है कि उसके पास, डसेल के पास मशीन है दांतों की, मैं चेकअप कराना चाहूँगी। वह जो डसेल है वो घर के मामलों में बड़ा ही आलसी है, चीज़ों को अस्त व्यस्त करता रहता है, लिखती है। और वो अपने जो पत्र हैं वो उनमें सुधारकार अपनी डच अध्यापिका से करा लेता है। डचवासी, हॉलैंड वासियों को डचवासी ही बोलते हैं। तो जो पापा हैं उन्होंने मना कर दिया है कि तुम ऐसा मत किया करो। लेखिका आगे लिखती है कि हमने रेडियो पर हिटलर के घायल सैनिकों की बात सुनी है। तो जो भी बातचीत उसने रेडियो पे सुनी है उसको हूबहू उसी प्रकार से रख देती है। तो रेडियो पर सुनती है कि कोई कहता है सैनिक
कि मेरा नाम हेनरिक शॉपिल है। तो जो दूसरे सीनियर सैनिक होते हैं उससे पूछते हैं आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्टालिनग्राद के पास। यह किस किस्म का घाव है? तो बताया जाता है कि दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ। तो जब जो जर्मन सैनिक थे जब घायल होते हैं तो उनसे हिटलर मिलने आता है, तो बड़े ही वे उतावले होकर के सवालों का जवाब देते हैं। तो वो उसी प्रकार से उसने लिखा है। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितना ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से ही उत्साहित हुआ जा रहा है। मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी उत्साह में होगा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मिस्टर डसेल के साबुन पर मेरा पैर पड़ गया है, जिससे पूरा साबुन ही खत्म हो गया है। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है। मैंने पापा से इसकी भरपाई के लिए कहा है। तो यहाँ पर जो हिटलर है जब अपने सैनिकों से मिलता है किस प्रकार से वो पूछता है और किस प्रकार से बहुत ही उत्साहित होकर उसके सैनिक जवाब देते हैं। और बाद में वो छोटी सी घटना का जिक्र करती है कि किस प्रकार से साबुन पर पैर पड़ गया है और नष्ट हो गया है, तो अपने पापा से उसकी भरपाई के लिए कहती है। यहाँ पर उसकी संवेदना और अपनी उम्र से भी ज़्यादा गहरी समझ देखने को मिलती है, जो कि दूसरे किशोरों में देखने को नहीं मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।